Hello everyone, I hope you all are doing great. आज है डे 18 ऑफ माई 40 डेज चैलेंज। आज मैं उठी 5:18 पे और गई टेरेस पर जहाँ मैंने गर्म पानी पिया और प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड किया। बस वही कुछ मिनट्स की शांति ने मुझे पूरे दिन के लिए रिचार्ज कर दिया। फिर मैं नीचे आई और स्टार्ट किया आज का चैप्टर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया। ये चैप्टर ऑनेस्टली मुझे हर बार याद दिलाता है कि कैसे ट्रेडिंग कंपनी ने पूरे देश की डेस्टिनी लिख दी। तो चलो शुरू करते हैं। ब्रिटिश राज का एस्टैब्लिशमेंट एक सिंगल इवेंट नहीं था, बल्कि एक लॉन्ग प्रोसेस था जो ट्रेड से शुरू हुआ और पॉलिटिकल डोमिनेशन पर खत्म। और सब कुछ स्टार्ट हुआ बंगाल से, द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ द टाइम। बैटल ऑफ प्लासी एक टर्निंग पॉइंट था। इस बैटल में सिराजुद्दौला, द नवाब ऑफ बंगाल, और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ाई हुई। क्लाइव ने मीर जफर को ब्राइब करके नवाब के कैंप में बिट्रेयल करवा दिया और ब्रिटिशर्स ने इजीली जीत हासिल कर ली। ये पहला स्टेप था जब एक इंडियन रूलर को डिफीट करके ब्रिटिशर्स ने बंगाल पर कंट्रोल लिया। फिर आई बैटल ऑफ बक्सर। ये बैटल और भी क्रूशियल थी क्योंकि इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, और मुगल एम्पर शाह आलम II की कंबाइंड फोर्स को हरा दिया। इस जीत के बाद कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार। ये था वो मोमेंट जब ब्रिटिश ऑफिशियली पॉलिटिकल पावर बन गई इंडिया में। अब कंपनी के पास मनी भी थी और अथॉरिटी भी। उन्होंने अपनी आर्मी एक्सपैंड की और एडमिनिस्ट्रेशन में अपने लोग बैठाए, और फिर शुरू हुआ एक्सप्लॉयटेशन का दौर। कंपनी का मेन मोटो था ट्रेड फॉर प्रॉफिट नॉट रूल, पर जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि पॉलिटिकल पावर से ट्रेड और ज़्यादा सिक्योर हो सकता है तो उन्होंने पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना भी शुरू कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर ब्रिटिश ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन रखी। उन्होंने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम ख़त्म करके डायरेक्ट कंट्रोल लिया, और फिर आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए। ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला अटेम्प्ट था इंडियन अफेयर्स को रेगुलेट करने का। फिर आई पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के ऊपर कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। अब कंपनी के डिसीजंस लंदन के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू मॉनिटर होने लगे। ये एक क्लियर सिग्नल था कि कंपनी के रूल को ब्रिटिश स्टेट अपने हाथों में ले रही थी। अगले फेज में आए लॉर्ड वेलेस्ली। उन्होंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ये एक डिप्लोमेटिक ट्रिक थी। इंडियन रूलर्स से कहा गया कि अगर वो ब्रिटिश मिलिट्री प्रोटेक्शन चाहते हैं तो उन्हें अपनी स्टेट में ब्रिटिश ट्रूप्स रखने पड़ेंगे और अपने फॉरेन अफेयर्स उनके कंट्रोल में देने पड़ेंगे। और इसी तरह हैदराबाद, अवध, मैसूर, तांजौर जैसे स्टेट्स डायरेक्टली ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में आ गए। फिर आए लॉर्ड डलहौजी, और उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम पर इंडियन स्टेट्स अनेक्स करने शुरू कर दिए। अगर किसी रूलर का नेचुरल हेयर नहीं होता तो वो स्टेट ब्रिटिश के कंट्रोल में आती थी। इस पॉलिसी ने इंडियन रूलर्स में रिसेंटमेंट क्रिएट कर दिया, और यही डिसकंटेंट रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम एक्सप्लोड हुआ। 1857 के रिवोल्ट एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, चाहे वो मिलिट्री म्यूटिनी थी या नेशनल वील, लेकिन इसने ब्रिटिश को रियलाइज कराया कि कंपनी के रूल से अब काम नहीं चलने वाला था। रिजल्ट क्या हुआ? 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कंपनी का रूल खत्म कर दिया गया और इंडिया डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गई, और यहाँ से शुरू हुआ द ब्रिटिश राज। चैप्टर खत्म करते ही मुझे लगा जैसे ये स्टोरी सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एक वार्निंग भी थी कि किस तरह आउटसाइडर्स एक यूनाइटेड कंट्री को डिवाइड करके रूल करके चले गए। शाम को डिनर में मैंने बनाया खिचड़ी और आलू भरता, सिंपल, वार्म और बिल्कुल कंफर्ट फूड, जैसे हर स्ट्रेस डिसॉल्व कर दी। डिनर के बाद मैंने अपना मॉक टेस्ट दिया फॉर SSC CHSL 2025 एग्ज़ाम। वहाँ पेपर थोड़ा ट्रिकी था, पर एक चीज़ क्लियर थी, जितनी बार टेस्ट दो उतनी क्लैरिटी बढ़ती जाती है। गलतियाँ मिलती है, पर वही गलतियाँ इम्प्रूवमेंट का पहला स्टेप होता है। और ऑनेस्टली मुझे तो जब भी पेपर टफ होता है और अच्छा लगता है कि इस पेपर से मुझे बहुत सारे नए क्वेश्चंस पढ़ने को, याद करने को मिले। के एंड में मैंने अपनी जर्नलिंग की, चैप्टर का रिफ्लेक्शन लिखा जो था, Even the British didn't build their empire in a day. Consistency and patience always pay off. So दोस्तों, ये था मेरा डे 18, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया। आज का लेसन सिंपल था। कंट्रोल उन्हीं के हाथों में होता है जो अलर्ट रहते हैं और अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर रखते हैं। हम एस्पायरेंट्स के लिए भी यही मंत्र है, अपने गोल पे नज़र रखो, डिस्ट्रैक्शंस पे नहीं।
कल मिलते हैं डे 19 में एक नए चैप्टर और नए थॉट के साथ। टिल देन स्टे ग्राउंडेड, स्टे ग्रेटफुल और याद रखो अंपायर हो या एग्जाम, जीत उनकी होती है जो कभी गिव अप नहीं करते। टिल देन बाय बाय।